हेलो एंड वेलकम टू अवर व्यू स्टडी आईएएस। तो दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जाम के प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट एंड कठिन टॉपिक करंट अफेयर का होता है और स्टूडेंट करंट अफेयर की सही और सटीक तैयारी के लिए हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर के इम्पोर्टेंस और डिफिकल्टी को समझते हुए आपके टेंशन को दूर करने के लिए हम करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये आपके लिए बिल्कुल भी फ्री में प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा और पे करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कम से कम अपने 3 दोस्तों को शेयर करना होगा। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM के 3 लेवल हैं। अगर आप तीनों लेवल को ऑनेस्टी से फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 100% गारंटी है कि सभी एग्जाम में क्वेश्चन इसी करंट अफेयर से आएंगे जो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो 3 लेवल है उसको हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या 3 लेवल होगा। तो पहला लेवल हम लोग का होगा करंट अफेयर डेली विथ MCQ। तो इसमें आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा जिसमें 5 सब्जेक्ट वाइज टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इंक्लूड किया जाएगा। ये डेली आपको मंडे से फ्राइडे 6 PM पर मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट लेवल है। सेकेंड लेवल इज करंट अफेयर विथ क्विज। करंट अफेयर जो वीकली करंट अफेयर रहेगा जिसमें आपको क्विज के माध्यम से पूरा करंट अफेयर, पूरा वीक का इसमें डिस्कशन, डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। ये भी एवरी संडे को 6 PM पर मिलेगा। और इसमें हम लोग का सिलेबस जो इंक्लूड है करंट अफेयर का उसको भी देख लीजिए। तो इसमें है नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्सन न्यूज, समिट एंड कॉन्फ्रेंस और मिसलेनियस। तो इस सभी को हम लोग इंक्लूड करेंगे ताकि करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना हो और हमको 100% क्वेश्चन का उत्तर मिले हमारे करंट, और हम अपनी सीट एक पक्की करा पाएँ। और इस सबको तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वीकली करंट अफेयर क्विक रिवीजन, जो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर से जितने भी टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से, उसको हम रिवाइज करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि ये हमको आसानी से याद हो जाए। तो कुछ फैक्ट होंगे, कुछ उसमें टर्मोलॉजी होगी, उसको भी कोशिश करेंगे याद करने का, क्योंकि ये रिवीजन है। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए और सुनिए और इसको नोट डाउन भी करते रहिए ताकि आपका करंट अफेयर साथ साथ में नोट्स भी बनता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्ट है, क्या है? लैंसेट रिपोर्ट ऑन डायबिटीज पर लैंसेट के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, उसी के बारे में है। तो इसमें क्या है डायबिटीज के बारे में? तो 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। इसी 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है मालूम है? 14 नवंबर को चिल्ड्रेन डे भी मनाया जाता है। ठीक, तो आपको ये मालूम होना चाहिए फैक्ट कि 14 नवंबर को जिस दिन चिल्ड्रेन डे मनाया जा रहा है उसी दिन आपको वर्ल्ड डायबिटीज डे भी मनाया जा रहा है। ठीक, उसी टाइम क्या हुआ, लैंसेट ने एक डायबिटीज पर रिपोर्ट पब्लिश की। ठीक, तो उसमें क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट क्वार्टरली ऑफ एडल्ट, क्वार्टरली 1/4 एडल्ट जो लिविंग विथ डायबिटीज ग्लोबली आर इन इंडिया। तो इंडिया, पूरा दुनिया का जो है, इंडिया में 1/4 लोग डायबिटीज पाए जाते हैं। मतलब कि अगर दुनिया में एक है, ठीक, तो उसका 1/4 भाग जो है इंडिया में पाए जाते हैं जो डायबिटीज में रिच अगर बोला जाए तो ये, ठीक, वो भी कौन? एडल्ट है। ठीक, अब जिनका ये पॉइंट भी दिया है, जो हमारे मेंस के एग्जाम में लिखने में ये पॉइंट काम आएगा, डाटा को तो याद कर लीजिए। 212 मिलियन ऑफ 828 मिलियन में से इंडिया में कितने पाए गए? 212 मिलियन। ठीक, अदर नेशन विथ मोस्ट डायबिटीज आर चाइना। अदर में देखा जाए तो चाइना में 148 मिलियन है, यूएस में 42 मिलियन है, पाकिस्तान में 36 मिलियन है, इंडोनेशिया में 25 मिलियन एंड ब्राज़ील में 22 मिलियन है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया सबसे टॉप पर है। अगर डायबिटीज़ में देखा जाए, एडल्ट डायबिटीज़ में देखा जाए तो इंडिया सबसे टॉप पर है। ठीक, बाकी उसके बाद सेकेंड पोजीशन पर चाइना है, थर्ड पोजीशन पर आप देखेंगे तो यूएस है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, फिर उसके बाद ब्राज़ील है। तो ये क्रम भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक, आरओ का एग्जाम है, पीसीएस का एग्जाम हो, अभी भी पीएससी का एग्जाम होने वाला है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए कि इंडिया के बाद चाइना है, चाइना के बाद यूएस है, यूएस के बाद पाकिस्तान है। तो एक ऑर्डर भी पूछ सकता है। ठीक, द स्टडी कंडक्ट बाई एनसीडी रिस्क फैक्टर कोलैबोरेशन, एनसीडी रिस्क इन कोलैबोरेशन विथ WHO के कोलैबोरेशन के इज द फर्स्ट ग्लोबल एनालिसिस ट्रेंड बोथ डायबिटीज रेट एंड ट्रीटमेंट। तो इसमें रेट और ट्रीटमेंट दोनों का किया गया, WHO के द्वारा किया गया। तो WHO के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो WHO एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का
क्या है, एजेंसी है जिसको 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक, अब उसी तरह से हम जो आप बात, और इसके डायरेक्टर जो हैं ट्रेडर्स ग्रेबियास हैं। ठीक, तो ये आपको WHO के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक ना। अब यहाँ पर एक है NCD रिस्क फैक्टर कोलैबोरेशन। तो NCD का मतलब होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, यानी ऐसा डिसीज जिसके कम्युनिकेशन से नहीं फैलती हो। ठीक ना। तो ये आप एक किसी के टच या करने से ये डिसीज नहीं फैलने वाली है, डायबिटीज। ठीक ना। तो ये उसका नाम है और इसकी एजेंसी जो है रिस्क फैक्टर कोलैबोरेशन, इसका काम होती है। ठीक है ना। और उसी तरह से लेंसेट की बात करें तो लेंसेट क्या है, लेंसेट एक मैगजीन है, ठीक, जिसमें पब्लिश होती है ज़्यादातर साइंस रिपोर्ट ही ज़्यादा पब्लिश होती रहती है रिलेटेड। ठीक, नेक्स्ट इवेंट, अगर इवेंट की बात करें तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहला ये वर्ल्ड आवर मेरी टाइम क्लाउड हैज़ बीन लोअर देन एक्सपेक्टेड, मोस्ट पॉपुलस नेशन। ठीक ना। तो इसमें क्या है, ग्लोबल मेरी टाइम कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो जो कहाँ पर हुआ था तो उसके बारे में देखते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट इज होस्ट टू डे ग्लोबल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस सागर मंथन। तो सागर मंथन जो है भारत सरकार के द्वारा 2 दिन का चला था। ठीक, तो इसमें ग्लोबल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस हुआ था सागर मंथन के नाम से। और इसका पूरा नाम देखा जाए तो सागर मंथन द ग्रेट ओशियन डायलॉग, ठीक, इसका पूरा नाम है। तो इन द नेशनल कैपिटल दिल्ली में हुआ था, ये पूछ लिया जाएगा सागर ग्लोबल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, सागर मंथन रिलेटेड जगह पूछ लेगा। ठीक ना। पूछ लेगा कि सागर मंथन ग्रेट ओशियन डायलॉग किससे रिलेटेड है, और इसमें एक नाम दे देगा और कुछ और नाम दे देगा, तो 3 को नाम दे देगा और पूछ लेगा। क्योंकि हम पिछले वीक में अगर हम देखेंगे तो ये वीकली करंट अफेयर रिवीजन है। अगर हमका इसका MCQ भी पिछले वीक में हम लोग देखे थे किस तरह से पूछा गया था, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग को ये आपको 9 AM पर सुबह डेली हर संडे को मिलेगा। और MCQ वाला पार्ट है जो वो 6 PM को आपको डेली मिलेगा। और आपको फिर उसके बाद डेली 6 PM पर आपको करंट अफेयर का MCQ मिलेगा सब्जेक्ट वाइज, और फिर उसका पूरा वीकली का 6 PM। तो आने मन आपको ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग मंडे से लेके सैटरडे संडे तक बस आधी घंटा निकालिए और उसको नोट डाउन कीजिए, उसको लिखिए, ताकि आपका करंट अफेयर तैयार रहे। ऐसा नहीं कि परीक्षा का टाइम आए तो करंट अफेयर के पीछे भागने लगे, मैगजीन हो मैगजीन, कुछ नहीं। आप डेली करेंगे तो आपका डेट तैयार रहेगा, नहीं तो फिर ये छोटे छोटे पॉइंटें आप कितना याद करेंगे। ठीक, तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट लिया था। द कॉन्फ्रेंस फर्स्ट ईवर बिहाइंड बीइंग हेल्ड इन इंडिया इज बीइंग को होस्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवे एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो इन सबके द्वारा क्या किया गया था, को होस्टिंग की गई थी किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्टल शिपिंग एंड वाटरवे। अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो बहुत ही इस समय खतरनाक COP29 तो हो रहा है, दिल्ली में भी बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पर हम बाद में उसका COP का जिक्र करेंगे क्योंकि जो पिछले वीक का है। तो COP29 जो है कहाँ पर हुआ था, अजरबैजान में। कहाँ पर, अजरबैजान कहाँ पर, बाकू में हुआ था। आपको याद होना चाहिए बाकू में हुआ था 29 COP। तो अब इसका 29 COP में बहुत सारे वर्ड हमको सुनने को मिले हैं। ठीक, तो अब इस पर जाने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि वास्तव में COP29 है क्या। जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, पार्टी ऑफ कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत बहुत पहले हो जाती है। ठीक, अगर देखा जाए तो इसको रूल रेगुलेशन में बांधने का प्रोसेस, ओब्लिगेशन लाने का प्रोसेस शुरू होता है 1972 से। 1972 में क्या होता है कि इन्वायरमेंट एंड मैन के लिए कॉन्फ्रेंस होता है, जिसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जाता है। और यहाँ से जन्म लेता है कौन था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का यहाँ से जन्म होता है। और यहाँ से जन्म होता है ट्रिपल थ्रेट है, और यहाँ पर 3 जो थ्रेट है, नुकसान है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, पॉल्यूशन को, क्लाइमेट को और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो 3 थ्रेट को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है और इसी को कंट्रोल करने के यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम लॉन्च होता है। लेकिन उसके बाद 19 यानी फिर 20 साल के बाद ये लोग फिर मिलते हैं, जिसको बोलते हैं अर्थ समिट रियो ब्राज़ील। तो रियो में ब्राज़ील का अर्थ समिट होता है 1992 में। और फिर उसके बाद वहाँ से 3 कॉन्फ्रेंस निकल के आते हैं। ठीक ना, 3 फ्रेमवर्क निकल के आते हैं, जिसमें पहला जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये है, और ये एनुअली होता है। ठीक,
कब होता है? एनुअली। और यही जो है क्लाइमेट चेंज का ही ये COP29 है। ठीक, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, इसका 26 जो अभी बीता है हुआ था। ठीक, फिर उसके बाद डिजर्टिफिकेशन से, तो आपको याद रखने के लिए बहुत आसान तरीका, एक क्लाइमेट के लिए है, एक बायोडाइवर्सिटी के लिए, और तीसरा डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है। तो क्लाइमेट का हो गया। ठीक, ई एनुअली होता है, याद रखिए एनुअली होता है कौन? क्लाइमेट वाला। और बायोडाइवर्सिटी वाला और डिजर्ट वाला ये बाइनोमियल 2 साल पर एक बार होता है। तो इसका क्या है? COP16 अभी बीता है, कहाँ पर हुआ था आप कमेंट करके हमें बताइए कि COP16 बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कहाँ पर हुआ था। और यहाँ से इनको कंट्रोल करने के लिए फंड की ज़रूरत थी, तो वहाँ पर GEF की स्थापना होती है। तो ये आपका बेसिक इसका फंडामेंटल है। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं इसी का, यानी ये 20 COP क्लाइमेट चेंज से। ठीक, उसी में क्या हुआ? COP29 में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की पॉइंट हमें बहुत देखने को मिला। तो कार्बन बॉर्डर, इसका नाम ही से दिख रहा है, कार्बन को क्या करना? बॉर्डर पर ही एडजस्ट कर दो, यानी ऐसा मैकेनिज्म अपनाओ जो बॉर्डर है, मतलब कोई कंट्री का जो बॉर्डर है वहीं पर क्या है उसको मैनेज कर दो, वो अंदर आए ही ना। ठीक, तो ये कौन कर रहा है? ये यूरोप यूनियन जो है वो बोल रहे हैं कि भैया बाहर से जितने भी एक्सपोर्ट तुम ला रहे हो तो उसको पहले ही देख लो कि उसमें कितना कार्बन है, उसके अनुसार उस पर क्या करो? इम्पोज करो टैक्स। ठीक, या उसको उस तरह से क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, उनका वापस आना कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये बॉर्डर एडजस्ट मैकेनिज्म है, उसके बारे में तो आप खुद, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम, इंडिया भी बहुत सारा इस पर किया है, लेकिन हम यहाँ पर पॉइंट रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है ना? तो COP29 चाइना इंडिया अलॉन्ग विथ बेसिक कंट्री में कौन कौन आते हैं? ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ठीक, to confront the European Union against the carbon border adjustment mechanism introduced last year इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन 2026 से ये लागू हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये भी ध्यान देना है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टैक्स करेगा सर्टन प्रोडक्ट कमिंग फ्रॉम द अदर कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इमिशन फुटप्रिंट ऑन देयर प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है ना? अगर बॉर्डर में एंट्री कर रहा है तो उस पर देखा जाएगा कितना कार्बन है, उसके इमिशन करेगा, वो कार्बन उसका जितना इमिशन करे उस पर टैक्स इम्पोज करो। फॉर इंस्टेंस इफ इम्पोर्ट स्टील वाज प्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस इंस्टेंट हायर इमिशन दैन द इमिशन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इन यूरोप वुड बी टैक्सेबल। ठीक, तो मैं आपको क्लियरली बता दी कार्बन बॉडी एडजस्टमेंट क्या है। तो एक तरह से मैकेनिज्म है जिसको एडजस्ट किया जाता है बॉर्डर पर ही। ठीक, अलाउ इंडस्ट्रीज इन यूरोप रिमेनिंग कम्पिटिटिव वाइल कंटिन्यू टू मेंटेन हाई इन्वायरमेंट एंड स्टैंडर्ड। तो जो इन्वायरमेंट का हाइयर स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने की बात है। प्रिवेंट दीज इंक्लूड फ्रॉम द रीलोकेटिंग द प्रोडक्शन टू द कंट्री वेयर द प्रोडक्शन माइट बी चीप owing to the less strict emission norm. A situation describe a carbon leakage the in the process in hope the contribute to reduce the global emission. तो ग्लोबल इमिशन को जो इनका टारगेट है कि हम उसको अचीव करेंगे, तो ग्लोबल इमिशन को जो रिड्यूस करने का टारगेट है उसको ये अचीव कर लेंगे इस मैकेनिज्म से। ठीक, अब COP29 में क्या क्या हुआ उसके बारे में, क्या क्या माइलस्टोन अब तक हुआ है। तो जब COP29 जो है कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात जब होती है तो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एनुअल मीटिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UFCCC 3C है। ठीक है ना? क्लाइमेट चेंज द इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन इन 1992, सब कुछ समझा चुका हूँ फिर भी बता रहा हूँ, इसमें दिया है तो दैट हैज़ प्रोवाइड द बेसिस ऑफ क्लाइमेट नेगोशिएशन। तो क्लाइमेट नेगोशिएशन के बारे में है बस सीधे सीधे। तो इस पर क्या होता है कि शुरुआत हो जाती है COP3 से। और COP इंपॉर्टेंट COP है जो क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। क्योटो में हुआ था जापान में, कब हुआ था? 1997 में। तो क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट इन दिस COP प्लेस द ओब्लिगेशन ऑन द सेट ऑन रिच इंडस्ट्रीज एंड कंट्री। तो ये यहाँ पर सेट क्या किया था कि एक ओब्लिगेशन सेट किया कि रिच कंट्री हो, इंडस्ट्रीज हो, वो क्या करें? कट करें ग्रीन इमिशन, जो ग्रीन इमिशन की गैसें हैं, ग्रीन गैस हैं, जो ग्रीन हाउस गैस हैं उसके इमिशन को कट करें। ठीक,
इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एज रिच एंड पावरफुल कंट्री वो हैप्पी दिस प्रोविजन। जब ये बोला गया कि भैया जितने अमीर इंडस्ट्री जो अमीर कंट्री के इंडस्ट्रीज हैं उन सबको क्या कहा, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन को कट करना है, ठीक, कुछ अमाउंट तक। लेकिन ये सब क्या उनको अच्छा लगेगा? नहीं, अच्छा नहीं लगा। तो ये प्रोविजन क्या होगा? पूरा फेल होगा। क्योंकि प्रोटोकॉल जब भी बात आएगी तो आप ये समझ लेंगे कि फेलियर की बात हो रही है, ठीक। नहीं तो कब अचीव कर लेते तो फिर आज तक डिस्कशन क्यों होता? तो COP21 कहाँ हुआ था? पेरिस में 2015 में, ठीक। इट लीड टू लैंडमार्क पेरिस एग्रीमेंट, ए लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी टू लिमिट द ग्लोबल टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री, यानी 2 डिग्री के लिए यहाँ पेरिस में क्या हुआ, 2 डिग्री के नीचे टेम्परेचर रखने की बात हुई, ठीक। बिलो द डिग्री 1.5 सेल्सियस, ठीक। द पार्टी आल्सो एग्री टू सबमिट देयर क्लाइमेट एक्शन प्लान। अब पेरिस में क्या हुआ कि पेरिस में बोला गया कि भैया ठीक है, ठीक, आप लोग तो इसमें ये करना है, ये आपको करना ही करना है कि इस स्थिति में कि आपको टेम्परेचर जो है 2 डिग्री से नीचे रखना है। प्रेफरेबल अगर हो तो 1.5 से बिलो, यानी अगर देखा जाए तो 1.5 से बिलो आपको डिग्री सेल्सियस डिग्री आपको रखना है, टेम्परेचर इससे ज़्यादा न बढ़े। और पार्टी जो हैं, जो देश हैं, कंट्री हैं जो इसमें ट्रीटी में आई भाग ले रही हैं, टीटी में जो साइन है पार्टी ऑफ कॉन्फ्रेंस में, वो सब लोग क्या अपने अपने एक्शन प्लान, यानी क्या करेंगे फ्यूचर में इस टेम्परेचर को रिड्यूस करने में, वो अपना प्लान बताएं। इंडिया भी सबमिट किया था, ठीक ना। तो नो एज नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन NCD बाई 2020, ठीक, 2020। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर COP26 हुआ है ग्लासगो में, ग्लासगो 2021 में हुआ था। कहाँ पर है? तो ये यूनाइटेड किंगडम। द ग्लासगो पैक्ट मेड कमिट द फेस डाउन टू यूज ऑफ कोल, तो कोल को यूज करने जो है उसको कम करने की बात है। इन दिस लैंग्वेज वाज द वीकनिंग फ्रॉम द फेस आउट लेटर नेगोशिएशन। फेस डाउन से बढ़िया होता है किसको बोला था कि फेस आउट करते, फेस डाउन न करके फेस आउट बोलते हैं। टू फेस आउट इन efficiency fossil fuel subsidies. This was the first time United Nation Climate Agreement explicit mention the coal। पहली बार आपको याद होना चाहिए, ग्लासगो में पहली बार क्या हुआ, कोल के बारे में मेंशन किया गया, ठीक। अब 28 दुबई में हुआ था 2023। सब क्या है, आपको क्रम पूछ देगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। 28 याद होना चाहिए, 26 27 3 को तो याद ही होना चाहिए, ठीक है ना। ये 23 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो ये दुबई में हुआ था। लॉस एंड डैमेज फंड वाज ऑफिशियली लॉन्च इन दुबई, तो लॉस एंड डैमेज फंड यहाँ पर लॉन्च हुआ था। द फंड इज मेन प्रोवाइड द फाइनेंशियल हेल्प टू कंट्री स्टक बाय द क्लाइमेट डिजास्टर। तो इस फंड का काम था जो क्लाइमेट डिजास्टर हो जाता है कंट्री में उसको हेल्प करना, लॉस एंड फंड नाम है, लॉस एंड डैमेज। अब साइंस और टेक्नोलॉजी में देख लेते हैं, तो ये बहुत एसिड की बात कर रहा है। एक एसिड है साइक्लोपॉइजेनिक एसिड। क्या है? साइक्लोपॉइजेनिक एसिड, ठीक। ये एक टॉक्सिक एसिड है, ठीक है ना। ये न्यूज में इसलिए है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर 10 एलिफेंट जो है इसको कोदो मिलेट प्लांट को खाने के बाद उनका डेथ हो गया है, ठीक। और उस कोदो मिलेट प्लांट में क्या था? साइक्लोपॉइजेनिक एसिड थी, ठीक, ठीक ना। तो वही ये न्यूज में है। अकॉर्डिंग टू टॉक्सिकोलॉजिक रिपोर्ट 10 एलिफेंट डाई एट बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। दे हैड कंज्यूम्ड द लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोडो मिलेट प्लांट दैट वेयर इन्फेक्टेड विद द फंग। क्या होता है? कोडो प्लांट इन्फेक्ट हो गया था क्या? फंगस से। इन द ऑल पुल्ड सैंपल देयर आर प्रेजेंट साइक्लोपॉइजेनिक एसिड। इसमें क्या साइक्लोपॉइजेनिक एसिड पाया क्योंकि फंगस से इन्फेक्टेड हो गया था। अकॉर्डिंग टू 2023 रिसर्च पेपर पोटेंशियल रिस्क ऑफ साइक्लोपॉइजेनिक एसिड टॉक्सिक इन कोडो पॉइजन published in the journal of the Science and Technology Research। कोडो मिलेट इन द मेनली कल्टिवेट इन ड्राई सेमी एराइड रीजन। तो कहाँ पे कल्टिवेट होता है कोडो? ड्राई सेमी एराइड रीजन, ठीक। कोडो पुराने ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा खाते थे। तो आप सोचिए कि वो ऐसे जगह पर होता है जिसको पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक ना, और अच्छी भी भूमि में रहे तो काम हो जाता है कोडो।
However, sometimes the environment condition like the spring summer strike be suitable for the certain kind of the poisoning which lead to great economical corp loss. According to paper of CPA, cyclopoisonic acid, one of the major mycotoxin associated with kodo millet seeds, causing kodo poisoning, which was first recognized during the mid-80s. Ergot is the parasite fungal endophytic that grow in the ear head of various blades of the grass, most frequently under kodo millet. Consumption of such kodo grain is often found to cause poisoning. तो आपको इरो इर्गोट को भी याद है, पैरासाइट जो, ठीक ना, उसके पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट वो होता है जो दूसरे पर निर्भर होकर जीता है, ठीक, अपनी कुछ नहीं करता है। जैसे पढ़ने वाले लड़के क्या है, सब पैरासाइट है, सब अपने माता पिता पर जीते हैं। रियल ऐसा है, ठीक। ये आया क्योटो यूनिवर्सिटी, ठीक, तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूज है। तो क्या न्यूज है? लिंगोसैट जो है उसके बारे में है, तो ठीक। लिंगोसैट द वर्ल्ड फर्स्ट वुड प्लेनेट सेटेलाइट, वुड प्लेनलैंड सेटेलाइट of Japan aircraft named Lingsat was launched into space on the 5th November। तो 5 नवंबर को क्या हुआ था कि वुड प्लेन से जो सेटेलाइट है ये लॉन्च हुआ, जिसका नाम लिंगोसैट है। कहाँ पर लॉन्च हुआ? तो ये 5 नवंबर को स्पेस में लॉन्च किया गया। रिलेबल टाइमर द रिन्यूएबल बिल्डिंग मटेरियल फॉर फ्यूचर स्पेस ट्रेवल, स्पेस ट्रेवल की, फ्यूचर ट्रेवल की बात कर रहा है, ठीक। इज डेवलप बाय द क्योटो यूनिवर्सिटी एंड होम बिल्डर शमिटोम फॉरेस्ट्री। इसको दो लोग मिलकर बनाए, एक क्योटो यूनिवर्सिटी है, एक घर बनाने वाली कंपनी है, ठीक, होम बिल्डर शोमिटो फॉरेस्ट्री, ठीक। ये दोनों नाम याद रहे तो अच्छा है। इट अराइव बाय द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन द 5 नवंबर ब्रॉड space X Dragon cargo capsule. After month, it will be released into orbit above the Earth, where it will be remain in orbit for 6 months। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि 5 नवंबर को ये स्पेस से और ड्रैगन कैप्सूल में कार्गो में जाए, 1 मंथ के बाद इसको अर्थ के ऑर्बिट में इसको रिलीज कर दिया जाएगा, वहाँ पर 6 मंथ तक रहेगा। लिग्नोसैट measure just 4 inch and 10 centimeter each side, weight 900 gram। The satellite named after the Latin word from wood with plain panels, built from the type of magnolia tree use a traditional Japanese craft technique without the scrape glue to hold together। यानी बिना ग्लू का ही इसको बनाया गया है। जापानी जो भी हो, अच्छा है, लग रहा है सुनने में तो अच्छा लग रहा है, नई नई, ठीक। टोरिटोपोसी डोहरनी, ये क्या है भैया, देखा जाए। टोरिटोपसी डोहरनी आल्सो नो एज द इमोर्टल जेली फिश। क्या है? इमोर्टल जेली, यानी ऐसा जेली फिश है जो कभी मरेगी ही नहीं, ठीक। वाज डिस्कवर बाय चांस 1980 by two young scientists, Christian Schomer and Giorgio Babesterlo। They found when the adult Toristopis doharini jellyfish were state they revolve at the earlier stage in their life cycle rather than die। Two scientists in Norway have discovered Toritosis doharini is not only jelly who can reverse development, but come jelly from the species Meiosis lidici can also reverse from the mature lobot or adult with lobus to an earlier larva state also where state, मतलब कि रिवर्स हो जा रही है, जिधर से चाहे उधर बन जाए, मेजर बन जाए, छोटा बन जाए, बड़ा बन जाए, कुछ हो जा रही है। अजीबो गरीब है भैया, ठीक। इकोनॉमी आप देखते हैं, इकोनॉमी में एक ही पॉइंट है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस बैंक DSIBS
Reserve Bank of India has retained State Bank of India (HDFC) and ICC Bank as the domestic systematic important bank। तो इनको क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है स्टेट बैंक को, HDFC को, ICC को क्या कर दिया, रिटेन कर दिया डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक के नाम से। सम बैंक ड्यू टू देयर साइज, क्रॉस jurisdictional एक्टिविटी, complexity, lack of substitutability and interconnectedness become the systemically important. They are perceived as bank that are too big to fail and enjoy certain advantage in the फंडिंग मार्केट। तो यहाँ पर क्या होता है, जितना बड़ा रहेगा उतना ही फेल होगा। जो भी हो इकोनॉमी का, तब यहाँ देश की इकोनॉमी क्या बताएं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, देश की इकोनॉमी को छोड़ते हैं। पॉलिटी में क्या है, पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट की बात हो रही है। किसकी, पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट की बात हो रही। तो इसमें क्या मिला, एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेंथिंग इन इंडिया फॉर द पेंडेमिक preparedness and response initiative were launched by Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy in the New Delhi, October 25 को क्या हुआ कि एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेंथ करने के लिए फॉर पेंडेमिक एंड प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स इनिशिएटिव का लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, तो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी पशुपालन मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्टर के द्वारा। ठीक, कितना चुपचाप समझ लीजिए। 25 अक्टूबर को प्रोजेक्ट बाय अप्रूव बाय द पेंडेमिक फंड, किसके द्वारा, पेंडेमिक फंड क्रिएट बाय G20 के द्वारा कंट्री अंडर द इंडोनेशिया presidency in 2022. The project will be work with the help of the three implementation agency, Asian Development Bank, World Bank, Food and Agriculture Organization। ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगी। ठीक, इट एक्सपेक्ट टू द कंप्लीट बाय द अगस्त 2026, 2026 में। अब रेल की बात हो रही है, बहुत सारा रेल हो जा रही है। ठीक ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात हम करेंगे कवच की। क्या, कवच जो टेक्नोलॉजी है जो रेल होने से बचाएगी। तो ठीक, तो कवच न्यूज में आने का डेली आता रहता है कवच। ठीक, होल्डिंग स्टेशन ऑफ 2 ऑफिशियल डिवीजन एंड जोनल रेलवे लेवल रिस्पॉन्सिबल द कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी said Kanchenjunga Express good train collision with West Bengal this June was the accident is waiting due to lapse at multiple levels in managing train operation. द इवेंट ऑटोमेटिकली सिग्नल फेल। तो यहाँ पर देखिए डेली लड़ता रहता है ट्रेन के। अगर दुर्घटना आप देख लें ध्यान से तो इतनी घटनाएं होती हैं, क्या बताएं। अभी तो एक न्यूज़ आई है कि कोई बिहार का मुख्य सांसद था, उसको रेलवे में गया तो उसको सोना चांदी का दिया गया इनाम, तो वो गुस्सा के वापस करने लगा। ठीक ना, ये सब चलता रहता है। रेलवे सेफ्टी बॉडी आल्सो कॉल फॉर द इम्प्लीमेंट द ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। तो कवच क्या है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो दूर से आते ही बता देगा। तो क्या है कवच के बारे में, कवच इज एडवांस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट collision, enhance the operation safety. It was earlier named as the Train Collision Avoidance System। तो कवच का नाम पहले था TCAS अवॉइडेंस सिस्टम, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, अवॉइड करने के लिए सिस्टम जो ट्रेन को कोलिजन लेकिन कवच कर दिए। दिस टेक्नोलॉजी फीचर एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिंक विथ रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पोजिशन एट स्टेशन ट्रेन एंड ट्रैक। If loco pilot inadvertently skip a red signal, Kavach automatically active and control the train brake system. Additionally, the system detect any train approaching the same track, taking the necessary action to the avoid collision and alert to loco pilot। तो ये है तरह से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी तो अच्छी है, लेकिन इसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि चाहते हैं कि लोग मर के पॉपुलेशन कम हो जाए तो अच्छा रहे। चलिए, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट भी न्यूज में, इसको ध्यान से दीजिए, हमेशा न्यूज में रहता है, कोई ऐसा ईयर नहीं जो इस न्यूज में नहीं रहता है। तो मणिपुर गवर्नमेंट लेटर टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सैटरडे रिक्वेस्टेड टू विड्रॉल द ऑफ आर्म फोर्स अस्पा एक्ट 1958। अस्पा एक्ट कब आया था, 1958 में, फ्रॉम द एरिया ऑफ
जुरिडिक्शन ऑफ 6 पुलिस स्टेशन इन स्टेट, लेकिन क्या हुआ 6 जगह और इम्पोज हो गया है, ठीक ना। उसका तो अगले वीक में होगा। अस्पा प्रोवाइड द स्पेशल पावर फॉर द आर्म फोर्स। अस्पा क्या करता है, प्रोवाइड कर आर्म फोर्स को स्पेशल पावर देता है कि भैया तुम कुछ भी करो। इम्पोज बाय द सेंटर द गवर्नमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट एंड स्टेट पार्टी आफ्टर द डिक्लेयर द डिस्टर्ब अंडर सेक्शन 3। तो इनको बहुत सारा पावर मिल गया अंडर सेक्शन 3 में, जो कि कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए सेंटर छूट दिया है, ठीक ना। गवर्नर स्टेट कुछ भी एकदम पक्के होता है, मारपीट। एक डिफाइन द एरिया वेयर डिस्टर्ब एंड डेंजर कंडीशन द यूज आर्म फोर्स इन द एड फॉर द सिविल पावर इज नेसेसरी। अस्पा हैज बीन यूज एरिया वेयर मिलिट्री हैज बीन प्रिविलेंट। जहाँ पर मिलिट्री प्रिविलेंट होती है वहाँ पर इसका अस्पा का यूज होता है। पिछले वीक में हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन हुआ था, तो उसमें से एक देख लेते हैं, पास्ट प्लस के नाम से है। क्या एशियन बुद्धिस्ट समिट हुआ था, एशियन बुद्धिस्ट समिट। ये फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हुआ था, ऑर्गेनाइज बाय कल्चरल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, न्यू दिल्ली में। कब हुआ था, 5 और 6 नवंबर को। दिस समिट थीम क्या थी, रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इज स्ट्रेंथिंग एशिया। एशिया को स्ट्रेंथ करने में बुद्धा का रोल और धम्म का रोल। कैग रिपोर्ट, ठीक, अभी नया कैग भी बने, वो अगले वीक में डिस्कशन करेंगे। कैग रिपोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग हैज फाउंड द सिटी सेल्फ गवर्नमेंट in 18 states that cater to 241 million residents after facing 42% gap between the resource and expenditure, that only 29% of their expenditure go toward the programmatic and development work। कितना खतरनाक रिपोर्ट आई है, लेकिन किसी को कुछ लेना देना नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर 18 स्टेट में जो है 40% गैप मिला है, ठीक। रिसोर्स और एक्सपेंडिचर में तो ओनली 29% जो है एक्सपेंडिचर जो है ऐसा है कि जो प्रोग्राम और डेवलपमेंट में जाता है, बाकी कहाँ जाता है भगवान जाने, ठीक। कैग फाउंड दैट एवरेज 32% रेवेन्यू अर्बन बॉडी वाज देयर ओन विथ रेस्ट कमिंग फ्रॉम द यूनियन एंड स्टेट। तो 32% ये रेवेन्यू अपने से ले लेती हैं, कौन, जो अर्बन बॉडी है। अर्बन बॉडी जो है ये 32% अपने से रेवेन्यू से कमाती हैं, अर्न करती है, और इसमें से 29% केवल करती है। सोचिए, इसमें से बताओ, बाकी रेस्ट जो यूनियन गवर्नमेंट से भी लेती है। क्या बात है, मज़ा है। ओनली 20% करंट एक्सपेंडिचर ऑफ अर्बन बॉडी लोकल बॉडी वाज डायरेक्ट toward programmatic and development work. There was average vacancy 37% against the section staff state. On other hand, urban body of 16 state had limited और नो पावर ओवर द रिक्रूटमेंट, ठीक ना। तो 16 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर लिमिटेड या पावर नहीं है रिक्रूटमेंट का। अर्बन प्लानिंग एंड फायर सेफ्टी आर द लिस्ट डेवलपमेंट फंक्शन बाय द लॉ, ठीक। तो यहाँ पर कितना करप्शन है यार, ठीक ना। तो आपको ये ध्यान देना है, करप्शन की तरफ नहीं जाना, बस इसको इंटरप्रेट करने में आपको मेंस में भी काम आएगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक ना। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बारे में देखते हैं, तो क्या है इसमें, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम। क्या है, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम लॉन्च बाय कनाडा इन 2028 फॉर द फास्टर प्रोसेसिंग स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन। किसके लिए, वीजा एप्लीकेशन के लिए, किसके द्वारा, कनाडा के द्वारा। इट वाज फॉर एडमिशन इनटू पोस्ट सेकेंडरी डिजाइनेट लर्निंग इंस्टीट्यूट DLI which are college approved by the Canadian territorial and provincial government for hosting international student। तो ये जितने स्टूडेंट बाहर से आते हैं उनके लिए अब किस में एडमिशन लेंगे, तो LDI में, ठीक, DLI में। इट हैज़ स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट सच पेइंग 1 ईयर ट्यूशन फीस इन एडवांस। बाप रे, कितना स्ट्रिक्ट यहाँ पर है कि आपको कनाडा में पढ़ना है भैया, 1 साल एडवांस ट्यूशन फीस प्रोवाइड कीजिए, मैंडेटरी। द गारंटी इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट वर्थ $20,635 एज प्रूफ ऑफ द फंड। इतना फंड भी होना चाहिए, बाप रे बाप है, ठीक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान में गए थे कि 6th ब्रिक्स समिट हुआ था इन कजान, रसिया, वेडनेसडे को, ठीक, उसका एक फोटो है। तो ब्रिक्स कहाँ पर, टर्की में होगा। कौन ब्रिक्स क्या होगा, टर्की में होगा। टर्की वाज ऑफर द
पार्टनर कंट्री स्टेटस बाय द ब्रिक ग्रुप ऑफ नेशन। ब्रिक ग्रुप जो है टर्की को बोल रहा है कि भैया आओ पार्टनर तुम भी बन जाओ। टर्की नाटो मेंबर है जी रिसेंटली मंथ वाइस इंटरेस्ट इन ज्वाइन द ब्रिक ग्रुप फॉर इमर्जिंग इकोनॉमी। तो ये नाटो का मेंबर है टर्की और सोच रहा है कि हम भैया हम आ जाए ज्वाइन कर लें ब्रिक्स को, मज़ा आ जाए। तो मज़ा लेने के लिए आ रहा है क्योंकि इकोनॉमी इसमें पैसा है। तो पार्टनर कंट्री categorized was introduced in recently conclude the ब्रिक्स इन कजान हुआ था। कौन सा ब्रिक्स हुआ था सबको याद होना चाहिए। ब्रिक्स कंप्राइज द बस किससे किससे मिलकर बना है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इथोपिया जोड़ा गया है, ईरान जोड़ा गया है, इजिप्ट जोड़ा गया है, यूनाइटेड अरब अमीरात को भी होल्डिंग पर रखा गया है। ठीक ना। कितने मेंबर हो गए हैं बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर द टैलेंट अर्लियर प्रोफेशन स्कीम। तो यहाँ पर मैट की बात हो रही है। मैथ लिख देना चाहिए। मैथ्स ऑस्ट्रेलिया हैज कम अप विद द मैथ्स। ऑस्ट्रेलिया आएगा। अलाउ द टैलेंट यंग पीपल फ्रॉम इंडिया टू वर्क इन कंट्री फॉर द सम टाइम। वाह, टैलेंटेड यंग होगो तो अब जाओ भैया ऑस्ट्रेलिया में काम करो। अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट होम अफेयर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मैट गिव इंडियन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अर्लियर करियर प्रोफेशनल चांस टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 2 years. मैथ्स हैज बीन स्टेबलाइज अंडर द माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट ऑन मई 2023 एंड 2023 में। Migration and Mobility Partner Program Arrangement is bilateral framework support to promote two-way migration mobility between two countries while addressing issue the pertinent to illegal and irregular migration. तो माइग्रेशन अब जो भी पढ़ने में तेज हो जाए वहाँ पर काम मिलेगा। अब तो यही देख के लोग बोलेंगे भैया काम तो सभी दे रहे हैं, पढ़ने चाहिए। तो पर्सनल न्यूज, लेकिन जो देश अपने देश में रहने में मज़ा है वो दूसरे देश में क्या मज़ा है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है सी.वी. रामाकृष्ण जो डेथ कर गए हैं, ठीक है ना, तो उनके बारे में पर्सनल न्यूज में। तो ये कौन है, तो प्रोफेसर हो चुके हैं वी रामाकृष्णन। ठीक, तो ये क्या थे, तो प्रोफेसर थे और ये सबसे बड़ी है क्या है कि फादर ऑफ नोबेल लिटरेचर ल्यूट्रेंट एंड नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामाकृष्णन, ठीक ना, के फादर हैं। और ये अपने नाम पर सबसे पहले इनका महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी में फाउंड किए थे। क्या फाउंड किया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट। सबसे यंग वहाँ पर क्या बने थे, यंग एज के प्रोफेसर बने थे, हेड बने थे। ठीक, अब ये यहाँ पर अभी क्या है भैया, फिनालिस्ट ऑफ 12 contest competition in the evening go around the showcase in LinkedIn piece of Miss Universe organization Instagram. विक्टोरिया काजेरिया 12, ठीक, 21-year-old विक्टोरिया काजेरिया 12 of Denmark was crowned 73rd मिस यूनिवर्स। ये क्या बनी है, मिस यूनिवर्स मेकिंग। ठीक, तो मिस यूनिवर्स बन कर केटी ये नामों कैसे याद होगा भाई। कजरिया टेलविंग कैसे नाम याद होगा। डेनमार्क की 33 मिस यूनिवर्स बनी है। डेनमार्क की फर्स्ट एवर द विक्ट्री इन द प्रेस्टिजियस ब्यूटी पेजेंट स्टोरी। तो ये भैया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पहली बार डेनमार्क की फर्स्ट बनी है। ठीक, तो ये 37 याद रहे। 37 याद कैसे रहेगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसका नाम भी एक बार पढ़ लेंगे और तो याद हो जाएगा। आप फिर जब मैगजीन पढ़ेंगे तो उस समय भी याद हो जाएगा, लेकिन अभी पूछ देगा तो मेक्सिको मारिया फर्नांड, अब सेकंड का भी पूछा जाता है। बेल्थरन इमर्ज द फर्स्ट रनर अब वाइल नाइजीरिया सिंडिमा एडेंथिया फिनिश एट द सेकेंड रनअप। ठीक, तो ये नाम याद कर लीजिए, बड़ा टप नाम है। फार्मर प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस एंड कनाडियन ऑफ एलिंगा चेंजमेंट पार्टी नेवी रामगुंड कोस्ट एंड बाइलट हिज वाइफ डॉक्टर नवीन राम गुलम। Mauritius opposition leader Navin Ramgoolam was appointed prime minister on Tuesday। क्या
राम गुलन, जो नवीन राम गुलन का है प्राइम मिनिस्टर बन गए भैया। रिटर्न टू पोस्ट ऑफ देके एंड आफ्टर द हिच कोलिजन ओन नियर क्लीन स्वीप ऑफ सीट फॉर पार्लियामेंट इन जनरल इलेक्शन। ठीक है, जनरल इलेक्शन जीतने के बाद कोलिजन में आए थे ना, तो वो बन गए, क्या बने, नवीन राम गुलन मॉरिशस के क्या हो गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा हमारा हिस्ट्री का बहुत बड़ा हीरो है, ठीक है ना। बिरसा मुंडा पर बहुत सारा क्वेश्चन भी आता रहता है, ठीक। तो ये बनाया था, इनका इनका 150वां एनिवर्सरी मनाया गया था, ठीक, बिरसा मुंडा के नाम से। और वो किसके नाम से, जनजातीय गौरव दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक। द सराई केल खान चौक इन दिल्ली वाज द रीनेम भगवान बिरसा मुंडा चौक। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेट द ट्राइबल कल्चर आइकन स्टेटस ऑन द ओकेशन ऑफ द 150 150 क्या बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक। और ये क्या, इनको और क्या होता है, धरती अब्बा के नाम से, फादर ऑफ अर्थ। ऑर्गेनाइज किए थे उलुगनन, जो उलुगनन किए थे ब्रिटिश के अपोज में, उसी को उलुगनन। मुंडा रिवेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश प्रेस इन 1890। हरे कृष्णा महताब, हरे कृष्णा महताब, तो हरे कृष्णा महताब क्या है, तो उड़ीसा गवर्नमेंट है नाउ द ईयर सेलिब्रेट द 125 बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर हरे कृष्णा महताब, फार्मर चीफ मिनिस्टर, ठीक। आइकन, ही वाज द फ्रीडम फाइटर, प्रोलिफ राइटर, वन ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न उड़ीसा, मॉडर्न और उड़ीसा के आर्किटेक्चर में से एक है। ही वाज बॉर्न नवंबर 21, 1899 अग्रपदा इन बतकरा डिस्ट्रिक्ट। He served was the last prime minister of Odisha 1946 से 1950। चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वाह क्या बात है, 1956 1961। प्रजातंत्र न्यूज़पेपर फाउंड 1923 कंटिन्यू पब्लिश दिस डे, वाह रे वाह। प्रजातंत्र का न्यूज़पेपर आज तक चल रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। मौलाना अब्दुल कलाम, और ये कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है, ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, ठीक। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक। 11 नवंबर ऑब्जर्व द नेशनल एजुकेशन डे, ठीक। बर्थ यूनिवर्सिटी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेशनल एजुकेशन डे, नेशनल टीचर डे 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे, और ये नेशनल इंजीनियरिंग डे को मनाया जाता है 15 नवंबर को, इंजीनियरिंग 15 अगस्त, 15 सितंबर को, 15 सितंबर को, ठीक। तो ये सब है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। ही वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, सर्व द एजुकेशन मिनिस्टर फ्रॉम द 15 अगस्त 1947 टू 2 फरवरी 1958, पास अवे इन न्यू दिल्ली 1958 में। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वाज द पास्चर नेम अवार्ड, भारत रत्न के लिए भी इनका 1992 में अवार्ड। पहले से न्यूज़ में देखते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो क्वेटा पाकिस्तान में एक जगह है, ठीक। तो 26 पीपल वर किल ओवर द 6 इंजुरी एंड एक्सप्लोजन थ्रू द क्वेटा रेलवे स्टेशन पाकिस्तान में, ठीक। द नेम क्वेटा इज वेरिएशन ऑफ क्वाटकोट पाश्चो वर्ड मीनिंग द फोर्ट एंड लोकली नो एज द एशियंट नेम शाल और शालकोट। क्वेटा का अगर बदलता रूप है उसका नाम। अवार्ड ये समानता जी हैं, समानता बुकर प्राइज फॉर फिक्शन के लिए पाई हैं, नोबेल बुकर प्राइज पाई हैं इस बार का। ब्रिटिश राइटर समंथा हार्वे, इसका नाम तो याद करते हैं, साउथ इंडियन की क्या है, समंथा हीरोइन है ना, एक्टर है, हीरोइन नहीं कहना का है, एक्टर कहने का, एक्टर है, ठीक ना। ओन द बुकर प्राइज, ठीक। और ये कहाँ की है समंथा, तो ये वहीं की है, ब्रिटिश की है, ठीक। फील्ड नोबेल शी सेट ब्रॉड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड फाउंड ब्यूटीफुल, किसके लिए पाई है, क्या फ्रिक्शन के लिए ही। हार्वे इज द फर्स्ट फीमेल बुकर प्राइज विनर सिंस 2019। द प्राइस इज ओपन टू इंग्लिश लैंग्वेज, और जो प्राइस मिलता है इंग्लिश लैंग्वेज को मिलता है, और कोई भी नेशन का ले सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि ये कम से कम आपको पब्लिश होनी चाहिए, कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम, ठीक। मिसलेनियस में आप देख लेते हैं, 4B मूवमेंट चल रहा है अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप रिटर्न
टू व्हाइट हाउस आ जाएगा, अभी तो बना नहीं है लेकिन आ गया है। सोशल मीडिया इन यूएस सेइंग द रोल राइट द 4B मूवमेंट वेयर द वुमन swear of sex and marriage with men to protest patriarchal and obtain misogynist institute and practice. 4B stand for 4 4 से स्टैंड हो गया। नो इन कोरियन लैंग्वेज, इसका क्या कोरियन लैंग्वेज में क्या है? नो मतलब क्या होता है? नो कोरियन लैंग्वेज में बियॉन्ड विचुलासन बाय एन and bisexual, meaning the refuse of heterosexual marriage, childbirth, romance and sexual relationship respectively। तो 4B को याद कर लीजिए, पूछ देगा कहाँ से शुरू हुआ है, तो कोरियन लैंग्वेज से शुरू हुआ है और अमेरिका में बवाल मचा रहा है, ठीक ना। 4B मूवमेंट बिलोंग टू स्टेट ऑफ द रेडिकल फेमिनिस्ट feminism believe that heterosexual relations that they hurt human structure of oppress and women need to break free from their totally independent and happy। भी स्पोर्ट का देखते हैं तो स्पोर्ट में आज का FIH हॉकी स्टार अवार्ड मिला है, ठीक ना। तो कैप्टन ऑफ इंडिया मेन हॉकी टीम हरमनप्रीत, देखिए वनडे की एग्जाम में अब UPSC भी पूछ रहा है चपक के, ठीक ना। जब पूछ होता है तो बुद्धि हरिया जा रही है, ठीक। 2021 में पूछा, ICC वर्ल्ड कप चैंपियन के बारे में पूछा था, ठीक। तो इसलिए कोई भी कुछ नहीं कह सकता है कि क्या पूछा जाएगा, ठीक। तो हरमनप्रीत जो है कैप्टन है किसके? हॉकी के। हु लीड द कंट्री सेकेंड सक्सेसिव ब्रॉन्ज मेडल एट द पेरिस ओलंपिक, वोन द FIH प्लेयर ऑफ द अवार्ड ईयर इन 2024 ओमान में, ठीक ना। तो FIH प्लेयर के अवार्ड का लिस्ट पा गए हैं हॉकी के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह का पा गए हैं FIH, ठीक। PR श्रीजेश who retired from the game after winning the second Olympic medal won the goalkeeper of award, गोलकीपर अवार्ड भी पा गए हैं, ठीक। कौन? PR श्रीजेश, ठीक। तो टेस्ट योर नॉलेज, ठीक। टेस्ट योर नॉलेज हम आपका करंट अफेयर का जो टेस्ट होता है MCQ कुछ के बेस पर कुछ टेस्ट है, ठीक ना। ये कुछ क्वेश्चन है, तो क्या है? लॉस एंड डैमेज फंड वाज हैज बीन ऑपरेशनलाइज इन विच फॉलोइंग कॉप, तो कौन से कॉप में लॉस एंड डैमेज का किया गया था? 28 कॉप में, ठीक, याद रहे, ठीक। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है with reference to history of India, Ul-Gulan and Great Tumult is led by Great Tumult ये याद रहे। उलगुलन तो पूछ चुका है PCS UPSC, अब ग्रेट टुमुल्ट पूछेगा बिरसा मुंडा, ठीक। तो ठीक है, अब अगले बार मिलेंगे तो अगले वीक में हम लोग मिलेंगे, नवंबर का 3rd वीक को लेके आएंगे। ये 1 वीक डिले चलता है क्योंकि इसमें हम लोग करंट अफेयर को रिवीजन करते हैं, तो इसलिए आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीक को, नेक्स्ट टॉपिक तो यही रहते हैं सब नया इवेंट के साथ, ठीक ना। नया इवेंट बोल सकते हैं ना, ठीक। धन्यवाद, जय हिंद, जय।